हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 30 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 30 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि पर डे की जो पीडीएफ है करंट अफेयर की, ये टेलीग्राम में ही अपडेट की जा रही है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो इसमें यूरोपीय कंट्री स्वीडन ये शामिल हो चुका है आईएसए, जो कि भारत की ही पहल थी। कौन सा देश नोरो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है? तो इससे गुजर रहा है यूके। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो कि बन गए हैं बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने स्थान लिया BS येदियुरप्पा का, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भारत का 40वां स्थल बना है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्पर्धा जिसका नाम है स्केट बोर्ड, इसमें 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम है निशिया मोमोजी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा बनाई है? तो ये भी हाल ही में बनाई गई है मलेशिया के द्वारा। देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में 28 जुलाई को मनाया गया है। तो मैंने आप लोगों को हेपेटाइटिस के टाइप भी बताए थे A, B, C, D और E, जिसमें आप लोगों को ये भी बताया गया था कि इसमें से सबसे खतरनाक टाइप कौन सा होता है? तो सबसे खतरनाक माना जाता है B और C, और कम खतरनाक इसमें से A और E को माना जाता है। और इसी हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की सबसे सस्ती दवा ये मलेशिया के द्वारा विकसित कर ली गई है, क्योंकि यदि देखा जाए तो अभी तक हेपेटाइटिस सी का कोई भी वैक्सीन नहीं है। और इसकी दवाइयों की यदि हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इतनी महंगी कि मिडिल क्लास फैमिली इसका खर्च अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो ये अच्छी ही बात है कि चलिए कोई तो दवा सस्ती हुई जो कि इतनी गंभीर बीमारी का निदान कर सकेगी, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस सी बीमारी है इसके शुरुआती लक्षण ये तो बहुत कम होते हैं, मतलब ये दिखाई नहीं देते, इसलिए इसका निदान करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रिपोर्ट ये कहती है कि वर्ल्ड लेवल पर लगभग 71 मिलियन लोग ये हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे हैं, जो कि एक रक्त जनित वायरस है। और ये यकृत यानी कि लीवर कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है, जो कि सिरोसिस का कारण बन सकता है। इसी के लिए दवा विकसित की है मलेशिया ने। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो ये है कुआलालंपुर। करेंसी तो ये है मलेशियाई रिंगित। अब हम मलेशिया से रिलेटेड कुछ करंट के फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट मंथ ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ये जो मलेशिया है इसने इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए ये भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पासेओ डेल प्राडो और रेटीरो पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया है? तो ये दोनों स्थित है स्पेन में। स्पेन में भी कहाँ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, क्योंकि अभी तक यदि देखा जाए तो स्पेन का ऐसा कोई भी स्थल नहीं था जो कि इसकी राजधानी में स्थित हो, यानी कि मैड्रिड में कोई भी स्थल ऐसा नहीं था जो कि हेरिटेज साइट में शामिल हो। इन दोनों को अभी हाल ही में शामिल किया गया है, और इसी के साथ स्पेन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या ये हो गई है 49, जो कि इटली और चाइना के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। अच्छा, भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 40, और 40वां विश्व विरासत स्थल ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है धौलावीरा। तो अब हम जान लेते हैं स्पेन के बारे में, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। देखिए, यहाँ स्पेन लिखा हुआ है लेकिन एरो का निशान यहाँ है, मतलब ये है स्पेन और ये है फ्रांस। स्पेन की राजधानी अभी मैंने बताया ये है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो संचेज। साथ ही स्पेन और फ्रांस के बीच में मैंने आप लोगों को एक पर्वत का नाम याद करवाया था। पर्वत का नाम क्या है? पेरेनीस पर्वत। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? स्पेन और मोरक्को दोनों के ही बीच में आप देख पा रहे हैं ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि जिब्राल्टर जल संधि। इसी जल संधि के माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप ये सेपरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप UAE को एक्सपोर्ट की गई है? तो ये की गई है उत्तराखंड से। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं या कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि GI टैग प्रमाणित है, इनका एक्सपोर्ट विदेशों में किया जा रहा है। तो लाभ तो कई सारे हैं। देखिए, एक तो उस प्रोडक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, साथ ही इसके उत्पादन को भी बढ़ावा मिल सकेगा, क्योंकि जब इसे भेजा जाएगा लोग पसंद करेंगे,
तभी इसे और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा मंगवाएंगे, तो सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलना है, जो कि भारत की आर्थिक स्थिति या आप कह सकते हैं जीडीपी में भी योगदान दे सकता है। तो उत्तराखंड से ये पहली खेप भेजी गई है यूएई को। कृषि उत्पादों की ये पहली खेप है। इसकी जानकारी पीयूष गोयल जी के द्वारा दी गई है ट्विटर के माध्यम से। ऐसे ही उत्तराखंड का जो जैविक बाजरा है, इसका एक्सपोर्ट पहली बार किया गया था डेनमार्क को। आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में तमिलनाडु का जो जैस्मिन फ्लावर है, चमेली का फूल, इसका भी एक्सपोर्ट पहली बार किया गया था। ये कहाँ भेजा गया था? दुबई और अमेरिका। बिहार के दो प्रोडक्ट हैं, एक तो है शाही लीची, दूसरा है जर्दालू आम। दोनों को ही एक्सपोर्ट किया गया था ब्रिटेन को। और महाराष्ट्र का चीकू, महाराष्ट्र के पालगढ़ का फेमस है ये चीकू प्रोडक्ट, इसका भी एक्सपोर्ट किया गया था यूके को। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं जो कि आप डिस्कस कर सकते हैं। 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन यहीं किया गया है। भारत का पहला लाइकन पार्क, ये कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस साल का ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, जिसे होस्ट करेगा श्रीलंका। सबसे पहले हम जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म बनती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी मेंबर कंट्री की यदि हम बात करें तो इसकी टोटल 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी है आप देख पा रहे हैं? भूटान, नेपाल, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। ये है इसकी टोटल 7 मेंबर कंट्रीज़, जो कि पूरी दुनिया की 22% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज़ में पाई जाती है। और यदि देखा जाए तो व्यापार की यदि हम बात करें तो कंबाइंड जीडीपी इस संगठन की यदि हम कहें तो ये है 2.7 ट्रिलियन की। और यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया का 1/4 वर्ल्ड ट्रेड ये इसी बंगाल की खाड़ी के माध्यम से होता है। तो इसी के लिए ये जो बैठक आयोजित की जानी है, 7 देश इसमें शामिल है। इसे होस्ट करेगा श्रीलंका। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। गोटबाया राजपक्षे ये है यहाँ के प्रेसिडेंट, महिंद्रा राजपक्षे ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। दोनों ही भाई भाई है। साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। भारत श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप पाक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए हम्बन टोटा पोर्ट जो कि चर्चे में रहा था, इसकी लोकेशन कुछ यहाँ स्थित है। ये चाइना को 99 साल के लिए लीज पर यानी कि पट्टे पर दे दी गई है। और कोलंबो के पास जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है, इसके डेवलपमेंट का जो कार्यभार है ये दिया गया है भारत को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बिहार में। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय नहीं है। ऑलरेडी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर इन सभी राज्यों में खेल विश्वविद्यालय हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि मणिपुर में मतलब कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में ही स्थापित किया गया है। तो अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, इसी मानसून सत्र में जो कि 26 जुलाई को शुरू हुआ है, इस सत्र में खेल विश्वविद्यालय से जुड़ा एक विधेयक पेश किया गया, जिसके कारण ये चर्चे में आया कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जाएगा। और यहाँ डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की भी डिग्री दी जाएगी। साथ ही डिप्लोमा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बिहार से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, जबकि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत के पहले 2 हरित ऊर्जा शहर हैं राजगीर और बोधगया। और इसी बोधगया में गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा ये स्थापित की गई है, लेकिन अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि हाल ही में चर्चे में रहा था, ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। केसरिया स्तूप जो कि हाल ही में चर्चे में रहा था, ये क्यों चर्चे में आया था? तो ये भी हाल ही में बाढ़ के कारण जलमग्न हो गया था। ये भी बिहार में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासियों के हेल्थ और इनकी आजीविका में सुधार के लिए देवरन्या योजना की शुरुआत की गई है? तो इसे शुरू किए जाने की घोषणा ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब ये योजना है क्या? तो देखिए, जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, मतलब कि जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, ये अपने हेल्थ में उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए भी याद होगा यदि आप लोगों को, तो कुछ समय पहले ही जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और अर्जुन मुंडा जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, इनके द्वारा अनामय पहल की भी शुरुआत की गई थी। जनजातियों के हेल्थ को ही ध्यान में रख करके ये पहल शुरू की गई थी। और अब इसी क्रम में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेद के लाभों को पहुंचाने के बारे में सोच रही है, ताकि जनजातियों के बीच आयुर्वेद के जो लाभ हैं ये पहुंचाया जा सके, साथ ही इन्हें आजीविका भी प्रोवाइड कराई जा सके। तो देखिए, आयुर्वेद के माध्यम से हेल्थ तो मिलेगा, लेकिन आजीविका ये कैसे मिल सकती है? तो कहने का मतलब है कि आयुर्वेद के लिए, मतलब कि जो भी औषधियाँ होती हैं, इनके लिए पौधे भी तो उगाए जाएंगे, तब तो औषधि का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे में जो जनजाति लोग हैं, इन्हें एक तरह का रोजगार आप कह सकते हैं कि यदि वे उन औषधि पौधों का उत्पादन करते हैं, इससे दवा बनेगी, भंडारण होगा, तो इसका भी जो लाभ है आदिवासियों को ही कुल मिलाकर के हो सकेगा। तो इस योजना का नाम है देवरन्या योजना, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट करने जा रही है जनजातियों के हित को ध्यान में रखते हुए। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। और ये किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए, क्योंकि ये जो छतरपुर वाला एरिया देख रहे हैं आप, यह भी हाल ही में बक्सवाहा के जंगलों में, यहाँ जंगलों में विशालतम हीरे के भंडार पाए जाने की घोषणा की गई है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है। पन्ना, ये तो हीरे के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं। और बैतूल का एक गाँव है जिसका नाम है बाचा गाँव। ये भारत का पहला, मतलब कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। और ये आप देख पा रहे हैं होशंगाबाद, हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया है। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और अभी हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश ये रहा था टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया गया? तो वैसे कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसकी थीम नहीं बताई थी। तो इसकी थीम है उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, मतलब कि बाघों का अस्तित्व ये हमारे ही हाथों में है, इनका शिकार ना किया जाए। कहने का मतलब है कि इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को एक टाइगर रिजर्व का नाम याद आना चाहिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये चर्चे में था, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही के दिनों में टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए इसे T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब देखिए, बाघ की बात की जा रही है तो आप एक रिपोर्ट रिलेट कर सकते हैं। बाघ की गणना की जो चौथी रिपोर्ट है 2018 की, जो कि लास्ट ईयर ही जारी हुई है, इसमें एग्जैक्ट आंकड़े पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भारत में टोटल टाइगरों की संख्या ये कितनी दर्ज की गई है? 2967 एग्जैक्ट है ये। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है 526, इसके बाद है कर्नाटक में 524, और तीसरे स्थान पर नाम आता है उत्तराखंड का। यहाँ बाघों की संख्या है 442। अच्छा, 28 जुलाई को क्या मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आप लोगों को बताया है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और 27 जुलाई को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा इसका 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, यह किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे हॉकी से, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। 100 से अधिक जीत इन्होंने हासिल की है अपने पूरे करियर में, मतलब कि 15 साल के अपने करियर में इन्होंने भारत के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये नंदू नाटेकर ही थे। आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि अर्जुन पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता था। कब तक? 1992 तक, क्योंकि 1992 के बाद किसकी स्थापना हो गई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जिसके बाद अब यदि पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसके पहले विजेता शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं नंदू नाटेकर की, जिन्हें पहली बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अच्छा, हाल ही के दिनों में कुछ अन्य हॉकी प्लेयर का निधन हुआ है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। बलबीर सिंह काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए, ये क्वेश्चन 2 दिन पहले का है, ये न्यूज़ मुझे थोड़ा लेट मिली है। हाल ही में जो राकेश अस्थाना है, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएसएफ के महानिदेशक हैं, ये न्यूज़ मैं पढ़ नहीं पाई थी। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में की गई है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और ये 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी नियुक्ति अगले 1 साल के लिए की गई है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो जो कुलदीप सिंह है, ये कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक। एसएस देसवाल आईटीबीपी के यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक। विपिन रावत, ये हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई जीओवी यानी कि मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अभी है क्या? तो देखिए, इस पोर्टल के माध्यम से सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, इसका प्रचार प्रसार तो किया ही जाएगा, साथ ही आम नागरिकों की राय इसमें ली जा सकेगी। और इस पोर्टल का मेन पर्पस है कि सरकार और जनता के बीच एक तरह का कनेक्शन ये बन सके। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। कुछ शहरों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि चर्चे में रहे थे। यदि हम बात करें सहारनपुर की, जहां भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया है। मथुरा की यदि हम बात करें तो यहाँ भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें बहराइच की, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी बहराइच से महाराजा सुहेलदेव स्मारक, इसका भी उद्घाटन किया गया। और कानपुर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कानपुर में क्या स्थापित किया जाना है? ये है कानपुर। तो कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क ये स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ये रहा था टॉप पर। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था सी विजय कुमार। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।